नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप अप डाउन चॉपर के बारे में बात करेंगे। स्टेप अप स्टेप डाउन भी मैं बोल सकता हूँ। और मैं आपसे पूछूंगा कि स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर का ऑल्टरनेटिव नाम यानी सिनोनिम्स क्या होगा। स्वाभाविक है, इसका नाम होगा बक बूस्ट कन्वर्टर। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं बच्चों, आई एम रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अप का मतलब होता है बूस्ट, डाउन का मतलब होता है बक। तो ज्यादातर लोग बूस्ट कन्वर्टर बोल देते हैं जो उसमें आके, लेकिन मैंने स्टेप अप डाउन बोला तो इसका मतलब होगा बूस्ट बक कन्वर्टर। और अगर मैं स्टेप डाउन अप चॉपर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बक बूस्ट चॉपर। तो याद रखिएगा बच्चों, बूस्ट का मतलब जो बढ़ाता है तो अप, और बक का मतलब डाउन। तो यहाँ पे स्टेप अप डाउन यानी मैं बूस्ट बक कन्वर्टर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बच्चों, आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ बक बूस्ट यानी अप और डाउन दोनों का काम हो रहा है। इसका मतलब है कि इस चॉपर के अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और होनी भी चाहिए। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर मैं वोल्टेज को बढ़ा भी सकता हूँ, डीसी टू डीसी बढ़ा हुआ वोल्टेज ले सकता हूँ, डीसी टू डीसी घटा हुआ वोल्टेज ले सकता हूँ। यानी हम बोलते हैं ना कि एक तीर से दो निशान, यानी एक ही चॉपर को मैं यूज करके वोल्टेज को बढ़ा भी दिया और वोल्टेज को घटा भी दिया इन द फॉर्म ऑफ डीसी टू डीसी। और इसीलिए ये कंबाइंड चॉपर है जो कि अप एंड डाउन दोनों का काम करेगा, जो कि बूस्ट एंड बक दोनों का काम करेगा। तो सर्किट अरेंजमेंट थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू सिंपल बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। देखिए यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज लिया वीएस, आप सब जानते हैं दैट इज अ डीसी फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज, जिसके अंदर कोई हार्मोनिक्स नहीं लिया मैंने। मैं यहाँ चॉपर की बात करूंगा, बट बच्चों सी एच इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि ये जो चॉपर है वो कौन सा स्विच होगा। तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो लोअर पावर एप्लीकेशन के लिए होगा तो ट्रांजिस्टर फैमिली प्रीफर करिएगा, बीजेटी, आईजीबीटी या फिर मॉसफेट। और अगर वो हायर पावर एप्लीकेशन के लिए होगा तो आप थारिस्टर फैमिली को प्रीफर करिएगा, लाइक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगला एलिमेंट है बच्चों कौन सा? इंडक्टर, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है बच्चों? एल। तो यह इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी? वो डिपेंड करेगी आपके चॉपर के रेटिंग पे। चॉपर की रेटिंग के अकॉर्डिंग आपका इंडक्टर अपनी वैल्यूज को डिसाइड करेगा। साथ में टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडक्टर के इंडक्टेंस के ऊपर होता है। अगला है डायोड। हमने यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड यूज नहीं किया, इसकी जगह पर सिंपल सा डायोड यूज किया है। अब जो चॉपर है वो सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में कनेक्टेड है। जो डायोड है बच्चों वो लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। जो इंडक्टर है वो हमारे सप्लाई और लोड दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है। अब लोड की बात करेंगे बच्चों, लोड कौन सा होगा? तो जैसा कई बार हम लोड यूज करते हैं आर एल लोड, जहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी कम रखिएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी हाई रखिएगा, तो आर एल लोड विथ मिनिमम इंडक्टेंस। अब इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा बच्चों, उस वोल्टेज को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। दैट विल बी समहाउ वी नॉट वोल्टेज, चूंकि वी नॉट हम हर जगह यूज कर रहे हैं इसीलिए इसको वी नॉट बोल दिया। अब लोड में करंट भी तो आएगा बच्चों। करंट की वैल्यू कितना मैं मान लेता हूँ? आई नॉट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। अब यहाँ एक स्पेशल एलिमेंट को हमने यूज किया है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों? सी। कैसे कनेक्टेड है वो? तो वो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यहाँ कैपेसिटर का काम क्या है? आई होप आप इस कैपेसिटर के प्रॉपर्टीज को जानते होंगे, और आगे आने वाले डिस्कशंस में मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यह कैपेसिटर एक्चुअल में काम करता क्या है, क्या इसकी जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन तो है तभी तो लगाया है। दूसरा, अगर जरूरत है तो क्या जरूरत है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करता है। तो थोड़ा सा हिंट्स में मैं दे सकता हूँ, ये वोल्टेज स्मूथिंग का काम करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सपोर्ट का काम करता है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इसके ऑपरेशन को समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ दो मोड लूंगा। सबसे पहला मैं मोड लेने जा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड मोड वन। अब मोड वन में मैं क्या मान के चलूँ बच्चों कि मेरा जो चॉपर है यानी जो सी एच है वो क्या हो रहा है बच्चों? ऑन हो रहा है। अब आप मुझे बताएंगे जब मेरा चॉपर ऑन होगा उस कंडीशन में क्या ये सर्किट काम करेगा? तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आपको याद होगा कि स्टेप अप जो चॉपर था उसके अंदर भी डायोड था।
लेकिन डायोड का जो कॉम्बिनेशन था वो इसके जस्ट अपोजिट था, यानी वहां डायोड ऐसे लगा था। अब क्यों लगाया बच्चों वहां पे वैसे, यहाँ पे ऐसे क्यों लगाया? यहाँ पे तो मजबूरी है मेरी, अगर मैं इसको इन्वर्ट नहीं करूंगा कॉम्बिनेशन को तो क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव या नेगेटिव यानी मैंने डीसी सप्लाई दिया, ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाता अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो सर्किट अपने आप काम करती, आउटपुट वोल्टेज मिलते रहता। जबकि मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में मोड 1 में ये जो सर्किट है सेकेंड हाफ की वो कंप्लीटली आइसोलेट हो, और आइसोलेशन तभी होगा जब सर्किट ब्रेक होगा। और ब्रेक करने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? डायोड लगाते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? डायोड। जैसे ही प्लस माइनस मिला, यानी एनोड को प्लस कैथोड को माइनस, क्या होगा बच्चों? रिवर्स बायस होगा। ये सॉरी, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड को माइनस प्लस मिल रहा है, एनोड को माइनस, तो ये रिवर्स बायस होगा, यानी ऑफ हो जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा मोड 1 में बच्चों? आइए मैं आपके लिए सर्किट बनाता हूँ। ये मैंने ले लिया सप्लाई वोल्टेज Vs, और यहाँ मैंने स्विच को क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया। तो स्विच जैसे क्लोज हुआ ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी यहाँ स्विच CH मैंने क्लोज कर दिया। अब इंडक्टर है बच्चों, ये इंडक्टर लगा दिया। इसके आगे का सर्किट क्या हो जाएगा? इसके आइसोलेशन की वजह से आगे की सर्किट ये रिवर्स बायस होगा, तो आगे की सर्किट आइसोलेट हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए इस ड्यूरेशन में क्या होगा? इस ड्यूरेशन में जो सप्लाई वोल्टेज है प्लस माइनस, वो किसके अक्रॉस अपीयर होगी बच्चों? इंडक्टर के इंडक्टेंस के अक्रॉस, यानी VL के अक्रॉस। तो मैं बोल सकता हूँ मोड 1 में जहां पे चॉपर ऑन था और डी क्या था बच्चों? रिवर्स बायस। उस कंडीशन में जो Vs है उस Vs की वैल्यू किसके बराबर होगी? VL की वैल्यू के बराबर। और VL की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? L di अपॉन dt। यानी इंडक्टर के जो करंट में चेंज होगा उस करंट के चेंज की वैल्यू, और करंट में चेंज कितना होगा बच्चों? चलिए मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। IL1 से लेके IL2 तक आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं, ये ट्रांजिएंट के लिए मैंने ले लिया। अब मैं मोड 1 में देख पा रहा हूं कि मेरा जो इंडक्टर है वो अपने आप को चार्ज कर चुका है, किसके अक्रॉस? इस सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस VL वैल्यू से। तो अब मैं मूव करूंगा मोड 2 में, जहां मैं अपने डिवाइस यानी चॉपर को ऑफ करूंगा। मीन्स मोड 2 में जो चॉपर होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑफ होगा। इसके ऑफ होते ही, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऑफ होते ही सप्लाई वोल्टेज आना बंद हो गया, तो स्वाभाविक है सर्किट को काम नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर ने काम कर लिया अपना, वो चार्ज हो चुका। और वो जो अपना स्मार्ट इंडक्टर है, अब वो जो चार्ज हो चुका है वो क्या करेगा? अपने आप को डिस्चार्ज करेगा अपोजिट पोलैरिटी से। और डिस्चार्ज करते समय वो इस डायोड को फोर्सली टर्न ऑन करेगा, क्योंकि माइनस और प्लस जैसे अपीयर हो गया तो जो रिवर्स बायस था वो किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। और अब मेरा डायोड काम करना स्टार्ट करेगा। तो आइए सर्किट को रीडिजाइन करते हैं। ये रहा इंडक्टर, इस इंडक्टर की इंडक्टेंस अब माइनस प्लस से अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। कितनी वैल्यू से चार्ज किया था बच्चों? VL वैल्यू से। क्या डायोड काम करेगा? यस। डायोड अब चला गया फॉरवर्ड बायस में। क्या लोड कनेक्टेड होगा? तो यस, लोड कनेक्टेड होगा बच्चों। और इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड होगा बच्चों? कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C। तो अब हो क्या रहा है इस ड्यूरेशन में? आप देखेंगे आपको लोड वोल्टेज मिलेगा। ये जो करंट आ रहा है ये करंट दो में डिवाइड हो रहा है, एक लोड में चला जाएगा और एक कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा करंट। तो देखिए इस ड्यूरेशन में आपको जो लोड वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा? क्या सप्लाई वोल्टेज अपीयर हो रहा है? तो नहीं हो रहा है सप्लाई वोल्टेज अपीयर, क्योंकि ये सर्किट आइसोलेट हो चुका है। तो लोड का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा बच्चों? आपके इंडक्टर के अक्रॉस जो चार्जिंग वोल्टेज था, यानी L di/dt, और वही I कौन सा? IL माइनस IL2 माइनस IL1, क्योंकि अब अपने आप को क्या कर रहा है? वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ L स्मॉल करंट क्या होगा? चेंज इन करंट IL2 माइनस IL1, क्योंकि IL2 क्या है? मैक्सिमम, और मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो में ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे देख पाए कि कैसे मेरा जो स्टेप अप डाउन चॉपर था वो दो मोड में काम कर रहा है। मोड 1 में इंडक्टर को चार्ज कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मोड 2 में इंडक्टर की वैल्यू चार्ज हो गई, उसके वजह से वो आउटपुट वोल्टेज दे रही है। अब उस आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ करना है, इसके लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे
कि इस ड्यूरेशन में जो कैपेसिटर है वो अब चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज, क्योंकि मोड 1 में तो कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं आया था, लेकिन मोड 2 में कैपेसिटर में करंट आ रहा है, तो अभी अपने आप को चार्ज कर रहा है। और जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये भी अपना प्रभाव डालेगा किसके ऊपर, लोड के वोल्टेज के ऊपर। तो आइए इसके बाद हम इसके वेवफॉर्म के साथ इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को भी समझते आए। हो ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अब इसके वेवफॉर्म एनालिसिस के साथ साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी डिस्कशन कर लेते हैं। वेवफॉर्म में मैं ज्यादा कुछ आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कैसे इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज हो रहा है और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब हमने टी ऑन किया था बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि इंडक्टर का एक मिनिमा करंट की वैल्यू होगी IL1 मैंने लिया। सिमिलरली इंडक्टर का एक मैक्सिमा करंट की वैल्यू होगी। आप याद कर लीजिए करंट लिमिट कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ चॉपर को। तो IL1 से लेके IL2 तक मैंने टी ऑन टाइम रखा, जहां पे IL1 से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ और IL2 तक पहुंचा। जैसे ही वो IL2 पे पहुंचा मेरा डिवाइस, उसके बाद यानी चॉपर मेरा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये वाला ड्यूरेशन था वो टी ऑन का था, ये वाला जो ड्यूरेशन है वो टी ऑफ का ड्यूरेशन है। तो टी ऑन में करंट इंक्रीज हो रहा है IL1 से IL2 की तरफ, और टी ऑफ में IL2 से करंट डिक्रीज हो रहा है वापस IL1 की तरफ। आगे के कंटिन्यूअस वैसे ही ऑपरेशन होंगे, टी ऑन में फिर से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर वो डिक्रीज होगी। आप इसको कोरिलेट करके ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टी ऑन प्लस का टी ऑफ। अब आप याद रखिएगा कि ऑन के टाइम में करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, कहां से कहां तक बच्चों, IL1 से IL2 तक, और टी ऑफ टाइम में करंट का, इंडक्टर का जो करंट है वो डिक्रीज हुआ था। अब यहाँ मैं दोनों मोड का मैथमेटिकल मॉडल यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। मैथमेटिकल मॉडल कैसे, सबसे पहले मोड 1 में मैंने देखा था जब चॉपर को मैंने ऑन किया था। जैसे ही चॉपर को ऑन किया था तो इसका जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, डायोड और लोड, ये पूरा आइसोलेट हो गया था। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे हमने कंडक्ट किया था, और उस कंडीशन में जो सप्लाई वोल्टेज था वो इंडक्टर के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज के बराबर था। इंडक्टर को उसने चार्ज किया था, तो जो Vs था वो किसके बराबर था बच्चों, L di अपॉन dt के बराबर। अब इस L di अपॉन dt को मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर रहा हूँ। L तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, जो di है चेंज इन करंट, वो कहां से कहां तक जाएगी बच्चों, टी ऑन टाइम में, यानी चॉपर जब ऑन है IL1 से IL2 तक, अपर लिमिट IL2 लोअर लिमिट IL1। तो मैंने करंट का चेंज ले लिया IL2 माइनस IL1। और इस टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, इस टाइम में टी कैसे चेंज होता है बच्चों, टी का रेंज होता है 0 से लेके टी ऑन, यानी टी ऑन टाइम था तो मैंने नीचे लिख दिया डी टी की जगह पे टी ऑन। और इस तरीके से जो वी एस की वैल्यू होगी वो हो गई एल IL1 माइनस IL2 अपॉन टी ऑन। अब मैं इस IL1 IL2 को LHS में रख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ भेजूंगा तो वी एस अपॉन एल, और टी ऑन मल्टीप्लाई होगा तो इंटू टी ऑन, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम कुछ ऐसा ऑपरेशन बच्चों ऑफ टाइम में होगा, यानी जब मेरा चॉपर ऑफ होगा, चॉपर के ऑफ होते ही राइट हैंड साइड का जो सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसको एक्टिवेट होते इंडक्टर जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज करेगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। और डिस्चार्ज करके वो अपनी वैल्यूज को बैलेंस करेगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज देगा। तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो V0 होगा लोड के अक्रॉस। तो सेम इक्वेशंस को कोरिलेट में कर सकता हूँ, चाहो तो वैसे लिख सकता हूँ V0 इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और वापस यही आएगा IL2 माइनस IL1 इक्वल टू V0 बाई एल इंटू टी ऑफ, क्योंकि ये टी ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ जब चॉपर ऑफ है। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस मिल गए बच्चों। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो LHS है वो सेम है बच्चों, LHS सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, VS बाई एल इंटू टी ऑन। और सिमिलरली बच्चों जो इक्वेशन 2 है उसका राइट हैंड साइड क्या है, V0 बाई एल इंटू टी ऑफ। अब आप ही मुझे बताइए, दोनों में एल डिनोमिनेटर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। अब मैं ऐसे इक्वेशंस को लिख सकता हूं ऐसे, V0 इक्वल टू, ये टी ऑन इधर है, टी ऑन जाएगा तो ये हो गया VS, और यहां से हो जाएगा टी ऑन डिवाइडेड बाई टी ऑफ।
इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं जो t होता है दैट इज इक्वल टू t ऑन प्लस का t ऑफ। तो यहाँ से t ऑफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, t माइनस t ऑन। तो फाइनल जो v नॉट होगा दैट v नॉट इज इक्वल टू vs। ऊपर का तो t ऑन ही रह गया, मैंने नीचे वाले को लिख दिया t ऑफ को t माइनस t ऑन। अब क्या मैं इसको डेल में लिख पाऊंगा, तो नहीं। डेल में लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज डेल, डेल इक्वल टू टी ऑन बाई टी। तो मुझे इस ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं कोई भी तरीका अपना सकता हूं, जैसे मेरा सबसे सिंपलेस्ट वे है कि मैं क्या करूं, टी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो। ऊपर अंश नीचे हर, अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ऊपर हो जाएगा t ऑन डिवाइडेड बाई t, नीचे हो जाएगा t डिवाइडेड बाई t माइनस का t ऑन डिवाइडेड बाई t। सेम क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कोई चेंज नहीं आता है। तो मैं यहाँ फिर से इसको लिख सकता हूँ कि v नॉट इक्वल टू vs। अब आप ही मुझे बताएंगे t ऑन बाई t क्या कहलाता है, डेल। तो t माइनस t हो जाएगा 1, टी ऑन बाई टी क्या कहलाता है, डेल। तो क्या मैं वापस आउटपुट इक्वेशन पे आ गया बच्चों, तो यस मैं आ गया। वी नॉट इक्वल टू डेल इंटू 1 माइनस डेल अपॉन 1 माइनस डेल इंटू वी एस। दिस इज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ स्टेप अप डाउन चॉपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वी नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन को लेके कि किस डेल के रेंज में ये चॉपर एज ए स्टेप अप काम करेगा और किस डेल के रेंज में ये चॉपर एज ए स्टेप डाउन काम करेगा। तो बच्चों अब इस इक्वेशन को हम रेफरेंस इक्वेशन मानेंगे इस स्टेप अप डाउन चॉपर के लिए। तो मेरा रेफरेंस इक्वेशन क्या था बच्चों, स्टेप अप डाउन चॉपर का, वो था वी नॉट इक्वल टू डेल अपॉन 1 माइनस डेल इंटू वी एस। अब यहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट है आउटपुट वोल्टेज, वी एस क्या है सप्लाई वोल्टेज। और आपको याद हो फिर से मैं कोरिलेट कर देता हूँ, डेल क्या है, डेल जिसको अल्फा भी हम बहुत से लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्यूटी रेशियो, दैट इज इक्वल टू टी ऑन बाई टी या टी ऑन बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब आइए मैं पहला केस लेता हूं बच्चों, और मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूं कि ये स्टेप अप डाउन चॉपर कैसे काम करेगा, यानी कैसे स्टेप अप की तरह काम करेगा, कैसे स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। एक स्पेशल टाइप का भी चॉपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चों केस 1 लेता हूं। केस 1 में मैं मान के चल रहा हूं जो डेल का वैल्यू है इट इज बिटवीन 0 टू, मतलब 0 तो हम नहीं लेंगे, 0 टू मैं मान के चल रहा हूँ 0.5, यानी 0.5 से वैल्यू उसकी छोटी होगी और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस केस में ये किस चॉपर की तरह बिहेव करेगा ये जानना जरूरी है। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट डेल की वैल्यू 0.2 मैं मान लेता हूं। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी आउटपुट वोल्टेज, तो मैं इसी क्वेश्चन में पुट करूंगा 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 इंटू वी एस। अब बोलिए आप मुझे 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 कितना हुआ, 0.8 अपॉन वी एस। यानी ये वैल्यू हो जाएगी, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स, यानी वी एस बाई 4। अब आप देखिए मीन्स आउटपुट जो वोल्टेज है वो पहले वीएस होता और वीएस से और कम हो गया, यानी 0.25 ऑफ वीएस हो गया। और इसीलिए वोल्टेज रिडक्शन होने की वजह से मैंने इस कंडीशन में बोला, मीन्स इस रेंज में जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो गई, और इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेप डाउन चॉपर। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेप डाउन चॉपर। अब केस 2 की बात करते हैं। अब आप ही मुझे बताएंगे केस 2 में क्या ले रहा हूं मैं केस 2 में मान के चल रहा हूं कि जो डेल का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, 0.5 से, इक्वल टू नहीं ले रहा हूं, ग्रेटर, और लेस लेस देन कितना है, 1 से। अगर इक्वल टू कर दूंगा तो 1 माइनस 1 0, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा। अब लेट मैं एक वैल्यू मान के चलता हूं, लेट डेल की वैल्यू 0.8। अब आप ही मुझे बताएंगे व्हाट विल बी आउटपुट वोल्टेज। तो डेल कितना है बच्चों, 0.8,
तो 0.8 1 माइनस डेल कितना होगा बच्चों 1 माइनस 0.8 और वैल्यू कितनी है इनटू वीएस। तो चलिए ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 0.8, डिनोमिनेटर में आ गया 0.2 इंटू वी एस। तो क्या होगा बच्चों अब डेसिमल से डेसिमल कटेगा 2 से 8 कटेगा कितने टाइम में 4 टाइम में। यानी मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे वी नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 इंटू वी एस। तो अब आप देखिए यहाँ आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का 4 गुना ज्यादा मिल गया। मींस यहाँ आउटपुट वोल्टेज 4 गुना ज्यादा बढ़ गया सप्लाई वोल्टेज, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर यानी बूस्ट चॉपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चॉपर स्टेप अप स्टेप डाउन की तरह कैसे काम करता है। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों ड्यूटी रेशियो पे। आप भी जानते हैं इस बात को, मैंने पहले भी बोला है कि स्विच को आप जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो सेम यहाँ पे ऑन ऑफ में चेंज करके ड्यूटी रेशियो को चेंज करके इसी चॉपर को एज स्टेप अप एज स्टेप डाउन कर लिया। अब एक और कंडीशन है दैट इज अ स्पेशल कंडीशन केस 3। अब आप मुझे बताएंगे जब डेल की वैल्यू 0.5 में ले लूं तो क्या होगा। चलिए मैं आपको कोरिलेट करवाता हूं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में जब आउटपुट रेशियो यानी टर्न्स रेशियो में जिसको बोलता हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, लेट स्टेप अप चॉपर है, लेस देन 1 होता है स्टेप डाउन चॉपर है, और जब 1 होता है तो दैट इज कॉल्ड 1-to-1 ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। सेम यहाँ पे जब डेल की वैल्यू 0.5 होगी तो क्या होगा बच्चों, मैं इसको यहाँ आपके लिए यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जब डेल की वैल्यू 0.5 हुई तो क्या हुआ, तो वी नॉट इक्वल टू 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 और इज इक्वल टू वी एस। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू वी एस कैंसिल हो गया, बचा वी एस। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली किसके बराबर है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो ये भी एक स्पेशल कंडीशन है चॉपर का। तो आई होप आपको स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।